आज के इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर इंटीग्रेशन के बारे में। तीन प्रकार के हैं, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। लाइन मतलब हो गया रेखीय, इंटीग्रल मतलब आप लोग जानते हैं समाकलन होता है, सरफेस का मतलब सतह, एरिया से इसका मतलब है, और वॉल्यूम का मतलब हो गया आयतन। तो ये तीन प्रकार के हम लोग इंटीग्रल आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग लाइन इंटीग्रल देखेंगे। लाइन इंटीग्रल मतलब हमें इंटीग्रेशन करना है लेकिन किसी लाइन के अलोंग, किसी कर्व के अलोंग, वक्र के अलोंग, ठीक। तो इसके लिए यहाँ पे एक ये डायग्राम बनाया गया है। अब यहाँ पे एक पाथ है P1 से P2 और इसी पाथ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई वेक्टर फंक्शन है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेक्टर फंक्शन A है। अच्छा, अब इसको इमेजिन करना है तो आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कोई पानी फ्लो कर रहा है, P1 से P2 रास्ते तक पानी फ्लो कर रहा है। तो आप लोग जानते हैं पानी फ्लो करेगा तो उसका कोई ना कोई तो वेलोसिटी, उसका वेग होगा ही। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पानी का वेलोसिटी या वेग निकालने के लिए हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा बना देंगे, वही उस पानी के वेलोसिटी यानी वेग का डायरेक्शन बताएगा। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि पानी जो है वो P1 से P2 के रास्ते बह रहा है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए ये पानी का वेग कोई एक वेक्टर क्वांटिटी A है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है वेग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी वेक्टर A का इस पॉइंट P1 से P2, ठीक है, इस पॉइंट P1 से P2 के अलोंग हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। पर शर्त यही है कि इस कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन किया जाएगा। इसका जो पाथ है, जैसा पाथ है उसी पाथ को हम लोग फॉलो करते हुए इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग लाइन इंटीग्रल बोलेंगे। यही बोला गया है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर along a line curve is called line integral. Consider कोई वेक्टर क्वांटिटी, कंसीडर ए वेक्टर इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन along the curve P1 P2। मैंने जो एग्जांपल बताया उसी को आप लोग समझिएगा, क्योंकि ऐसे इमेजिन करने में दिक्कत होता है कि अगर ये कर्व P1 से P2 है तो इसी कर्व पे ये फंक्शन, ये ए वेक्टर फंक्शन कहां से आ गया। तो ये इसका फिजिकल, कोई फिजिक्स का एग्जांपल लेके समझेंगे तभी फिर इमेजिन करना आसान होता है। P1 से P2 एक रास्ता है, उसी रास्ते पे पानी बह रहा है, तो पानी बह रहा है तो उस पानी का कोई ना कोई वेग होगा, और उस वेग को आप चाहे भी जिस पॉइंट पे निकालिए तो उस पॉइंट पे जो उसका टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा होगा वही उसका वेलोसिटी बताएगा, और वही वेलोसिटी यहाँ ए से दर्शाया गया है, माने वो वेलोसिटी कोई एक वेक्टर फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इफ dl is a elementary length on the curve P1 to P2 from point A to point B। देखिए एक्चुअल में हम लोग इंटीग्रेशन में करते क्या है, हमें इंटीग्रेशन P1 से P2 करना है। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि ये जो कर्व है ये कोई स्ट्रेट लाइन या कोई नॉन ज्योमेट्री नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन, इस कर्व के अलोंग कोई छोटा सा एक हम लोग एलिमेंट्री लेंथ ले लेंगे। इस एलिमेंट्री लेंथ की लंबाई है dl। अब ये जो एलिमेंट्री लेंथ हमने a से स्मॉल b लिया है, ये बहुत ही छोटा है, इनफाइनाइटली स्मॉल डायमेंशन का है। तो इस छोटे से लेंथ को हम लोग नियरली स्ट्रेट मान सकते हैं। अब हम लोग इस A से B पॉइंट के लिए जो कि नियरली स्ट्रेट है, इस छोटे से लेंथ के लिए हम लोग इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। फिर हम लोग पूरे इस पॉइंट P1 से P2 तक का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग उसमें लिमिट पुट कर देंगे P1 से P2, और हमारा ये पूरा P1 से P2 कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो लेंथ मैंने लिया है, ए पे मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो और b जो यहाँ तक का ये लेंथ हमने लिया है उसका हो जाएगा x प्लस dx, y प्लस dy प्लस z, dz हो जाएगा, वो लिमिट पुट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे dl को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, एलिमेंट्री लेंथ, वो हो जाएगा dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। क्यों? क्योंकि x से dx अमाउंट बढ़ा दिए हैं, y से dy अमाउंट और z से dz अमाउंट, तीनों को कंसीडर कर लेंगे तो वही तो है वो एलिमेंट्री लेंथ dl। और जो वेक्टर फंक्शन a है उसको हम लोग ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप ऐसे हम लोग लिखते हैं। इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर फंक्शन ऑन दिस लाइन एलिमेंट dl। यानी ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया गया है, यहाँ पे इस वेक्टर फंक्शन की वैल्यू क्या है। यानी अपने एग्जांपल से चलेंगे तो इतने दूरी के लिए पानी का जो वेग है क्या है, वही है a वेक्टर।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए अलोंग द कर्व P1 P2, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन P1 से P2 a डॉट dl, ऐसे लाइन इंटीग्रल को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो a की वैल्यू रख देंगे, dl की वैल्यू रख देंगे, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं सिमिलर i डॉट i ये 1 होगा, फिर i डॉट j 0 होगा और i डॉट k भी 0 होगा, तो इसको नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार j डॉट i भी 0 होगा और j डॉट j 1 होगा, इसी प्रकार k डॉट k का 1 होगा। तो केवल 3 फैक्टर यहाँ पे आएंगे, केवल जो सिमिलर ये i कैप है, केवल इनका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, तो j का j के साथ कर दीजिए और k का k के साथ कर दीजिए, हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में 0 आता है। तो यहाँ पे ये सिंपल सा आपको ये एक मिल जाएगा एक्सप्रेशन, और यही है लाइन इंटीग्रल किसी वेक्टर फंक्शन का। अब सवाल ये है कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिक्स में इसका क्या प्रयोग है। बहुत ज्यादा प्रयोग होता है फिजिक्स में। देखिए जैसे हम लोग वर्क डन निकालते हैं तो वो लाइन इंटीग्रल ही निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे कोई मान लीजिए पार्टिकल है P1 पे, अब इसको धक्का देते देते यहाँ पे इस रास्ते के अलोंग, इस कर्व के अलोंग यहाँ P2 पे लाते हैं, तो अब हम लोग वर्क डन निकालेंगे इस कर्व के अलोंग। ये जो रास्ता है, जिस रास्ते से मैं इस पार्टिकल को घिसकाते हुए यहां तक ले गया, इसके अलोंग वर्क डन निकालने के लिए हम लोग लाइन इंटीग्रल लेते हैं। तो इसके लिए वही किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लीजिए जब पार्टिकल यहाँ पे था तो उस पे फोर्स F लग रहा था और यहाँ पे ये एक बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dl तक डिस्प्लेस हुआ, तो ये F डॉट dl हो जाएगा वर्क डन। कितने के लिए, केवल dl लेंथ के लिए, लेकिन हमें तो इस P1 से P2 रास्ते तक उसको ढकेल के ले जाना है, पूरा वर्क डन निकालना है, तो इसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे P1 से P2 के लिए, तो ये टोटल वर्क डन निकल जाएगा किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस करने में, किसी कर्व यानी किसी लाइन के अलोंग, ठीक है। देखिए जब नॉन ज्योमेट्री नहीं होता ना तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ये P1 से P2 कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है, तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा कोई एक स्ट्रेट एलिमेंट ले लेते हैं dl, उतने के लिए वर्क निकाल लेते हैं। तो वर्क आप लोग जानते हैं बल और F डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट dl के लिए निकाल लिए। ये वर्क डन आया केवल इतना dl लेंथ तक उसको डिस्प्लेस करने के लिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे उसको। इसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी निकाला जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभवांतर निकालते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय VA माइनस VB इज नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl। बस अभी आप फिलहाल यहाँ पे जानिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी लाइन इंटीग्रल से निकाला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लेते हैं तब जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ठीक है। और ये सब नेगेटिव साइन ये सब क्यों आता है, ये सब तो उसको थ्योरी में छुपा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको एक काम करते हैं, लाइन इंटीग्रल को एक न्यूमेरिकल से यहीं पे समझा देता हूं। अभी तीनों इंटीग्रल हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए इफ ए फोर्स x स्क्वायर y स्क्वायर i कैप प्लस y j कैप, अब ये कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं है, यहाँ पे x y और y x y के फंक्शन में है, वेरिएबल फोर्स है। Displaces a particle in xy plane from point 0, 0 to 2, 4 along the curve this, then find out work done। तो हम लोग वही लाइन इंटीग्रल लगाएंगे। देखिए फोर्स दिया है, एक छोटा सा हम लोग लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं dxi का प्लस dy का अपने से, ये दोनों पॉइंट है P1 से P2 तक के लिए वर्क डन निकालना है। तो सबसे पहले एक काम करिए, यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं और जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे F डॉट dl, तो F डॉट ये F और dl का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू dx आ जाएगा, क्योंकि i डॉट i 1 आएगा, j डॉट j 1 आएगा, बाकी सब कॉम्बिनेशन में 0 आएगा। तो यहाँ पे ये सिंपल एक एक्सप्रेशन बन गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट अगेन पुट करना पड़ेगा हमें यहाँ से। तो ऐसा है, जो यहाँ पे देखिए ये x के सापेक्ष में इंटीग्रेशन है, ये y के सापेक्ष में, तो जब ये x के सापेक्ष में इंटीग्रेशन करना है तो इसमें y का फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो इस y को फंक्शन को हम लोग x के सापेक्ष में रिप्लेस कर देंगे, ये जो कि दिया हुआ है। तो y स्क्वायर की जगह यहाँ पे हम लोग 4x रख देंगे और ये चूंकि y इंटू dy में ही है तो इसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि y के सापेक्ष में इंटीग्रेट करना है और ये y का ही फंक्शन है। तो यहाँ पे x वाला जो इंटीग्रेशन है, जो x के सापेक्ष होगा उसमें y का ये वैल्यू रख के x वाला लिमिट लगाइए, x1 टू x2, और y वाले में y का लिमिट लगाइए। तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, ये देखिए कि 4x क्यूब है तो ये 4x पावर 4/4 और लिमिट चूंकि इसमें x का लगेगा तो 0 to 2 और ये y स्क्वायर बाई 2 और इसमें लिमिट y का लगा दीजिए 0 to 4। सिंपल सॉल्व कर दीजिए, हमारा ये वर्क डन 24 यूनिट आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से कुछ इसका हम लोग उपयोग करते हैं। अब हम लोग आते हैं सरफेस इंटीग्रल पे।
और सरफेस इंटीग्रल में यहाँ पे सेम उसी टाइप का है, बट यहाँ पे जो इंटीग्रल किया जाएगा सरफेस के अलोंग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक सरफेस है, ये सरफेस एस है। अब इसी सरफेस पे मान लीजिए कोई वेक्टर फंक्शन है ए वेक्टर पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अभी इसमें सरफेस का इमेजिन कर लीजिए, इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल होता है फ्लक्स का। मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, अब ये जो चार्ज है इस सरफेस से पास होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें इस सरफेस से पास होंगी, तो ये ए वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लीजिए। और यहाँ पे कोई चार्ज रखा है तो ये सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, तो ऐसे में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। और अभी तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले फिलहाल इसको इमेजिन करिए कि ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ एक छोटा सा हम लोग एरिया कट कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग ये जो एक आर्बिट्रेरी सरफेस है, आर्बिट्रेरी सरफेस का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसलिए छोटा सा एक नॉन सरफेस ds लेंगे, फिर बाद में पूरे सरफेस के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे कोई वेक्टर फंक्शन कार्य कर रहा है ए वेक्टर, अब इसी का हम लोग सरफेस इंटीग्रल लेंगे। एक चीज आपको यहाँ बताना चाह रहा हूं कि जो सरफेस, ये जो हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट्री सरफेस कट किए हैं, ये स्केलर फॉर्म में तो ये जितना कट किए हैं उसका एरिया होगा, यानी जितना पार्ट ये मैंने रेड कर दिया है इसका एरिया निकालेंगे तो ds। लेकिन जो सरफेस एलिमेंट ds होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन क्या होता है, ये जो सरफेस है इस पे ठीक लंबवत ऊपर की ओर जो डायरेक्शन जाता है वही ds वेक्टर कहलाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ ds लिखा है, मतलब जो ये इसका एरिया जो मैग्नीट्यूड में होगा वो होगा ds। लेकिन इस एरिया पे जो परपेंडिकुलर लंबवत बाहर की ओर जो एक डायरेक्शन जाएगा वो होगा ds वेक्टर। इसी डायरेक्शन को हम लोग कभी कभी n कैप से भी दर्शाते हैं। n कैप क्या है, ds जो एरिया एलिमेंट है इसके लंबवत एक यूनिट वेक्टर है, इसी के डायरेक्शन में ds वेक्टर है। तो n कैप को हम लोग बनाने के लिए कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं हम लोग ds वेक्टर बटे मॉड ऑफ ds वेक्टर यानी ds, यानी किसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे तो वो यूनिट वेक्टर बचता है, ठीक। ये n कैप और ds वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, ठीक। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई गोला है, अब इस गोले पे मैं कोई एक छोटा सा इसके सतह पे कोई एरिया अगर ले लेता हूं तो इसका ये जो एरिया जो मैग्नीट्यूड में होगा वो होगा ds, लेकिन ये ds जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका वेक्टर निकालने के लिए इसी स्फीयर के लंबवत बाहर की ओर जो डायरेक्शन होगा वो होगा ds वेक्टर। कहीं भी आप लीजिए, यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे लंबवत बाहर की ओर इधर बनेगा ds वेक्टर, यहाँ पे एरिया कट करेंगे तो लंबवत इसके बाहर की ओर इधर बनेगा, ठीक। तो ये ds वेक्टर ये बनता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। लेट ए वेक्टर इज ए वेक्टर फंक्शन, एस इज आर्बिट्रेरी सरफेस एंड ds वेक्टर इज एनी एलिमेंट्री सरफेस एरिया सच दैट ds वेक्टर इज इक्वल टू n कैप इनटू ds। ये मैंने अभी समझाया। n कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है नॉर्मल टू द सरफेस एलिमेंट ds है। देन द सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर a ओवर सरफेस s इज डिफाइंड एज, तो इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है। सरफेस इंटीग्रल के लिए हम लोग यहाँ पे दो साइन यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सरफेस में दो डायमेंशन होते हैं, लंबाई और चौड़ाई के, लेंथ और ब्रेड्थ के, इसीलिए दो इंटीग्रेशन। वो जरूरी नहीं है, आप इसके जगह केवल एक ही इंटीग्रेशन करके यहाँ s भी लिख सकते हैं, वो मान लिया जाता है कि सरफेस इंटीग्रल है। तो ये a डॉट ds होगा, तो ds को कभी कभी n कैप इंटू ds भी लिख देते हैं, तो ये हम लोग ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये इसको बोला जाएगा ना, इस इक्वेशन को अगर कोई ऐसा इक्वेशन दिया हो तो इसको बोलेंगे दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्लक्स ऑफ ए ओवर एस, यानी जो ए वेक्टर क्वांटिटी है उसका कितना फ्लक्स सरफेस एस से पास हो रहा है। यही तो मैंने आपको बताया था कि ए अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कितना फ्लक्स उस सरफेस से पास हो रहा है, उसी का मेजरमेंट यहाँ सरफेस इंटीग्रल से मिलता है उस वेक्टर के। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए a यहाँ पे कोई वेक्टर दिया है और ये ds एक वेक्टर दिया है, तो अब इसका हमें फ्लक्स निकालना है, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ a डॉट ds निकाल लेंगे, यही फ्लक्स निकल जाएगा। डॉट प्रोडक्ट आप जानते ही हैं, इसका इसके साथ डॉट हो जाएगा, ये तीनों का डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, बाकी कॉम्बिनेशंस तो जीरो आएंगे, ठीक। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिक्स में देखिए इसका प्रयोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ स्पेस में मैं कोई एक आर्बिट्रेरी सरफेस यहाँ बना देता हूँ। अब इस सरफेस S से कितना ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की जो लाइनें हैं, वैद्युत बल की जो लाइनें हैं,
कितनी लाइनें इसमें से पास होंगी, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस कितने पास होंगे वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इस सरफेस के साथ हम सरफेस इंटीग्रल निकाल लेते हैं, ठीक। इसके लिए भी प्रोसेस वही होता है, छोटा सा एक सरफेस कट करेंगे और ये सरफेस चूंकि ये कट किया गया है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इस सरफेस से पास होते हुए इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ds वेक्टर क्या होगा, इस सरफेस के लंबवत ऊपर की ओर जो डायरेक्शन होगा वो ds वेक्टर होगा। दोनों के बीच का एंगल थीटा मान लीजिए, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds। अगर इसको एक्सपेंड आप करेंगे तो E इंटू ds इंटू कॉस थीटा बनाएगा। ये थीटा क्या होगा, वो E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds वेक्टर जो कि n कैप के ही डायरेक्शन में होगा, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये सरफेस इंटीग्रल का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसी प्रकार मैग्नेटिक फ्लक्स भी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सरफेस इंटीग्रल का प्रयोग करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स सरफेस इंटीग्रल ओवर b डॉट ds हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया सरफेस इंटीग्रल। लास्ट में हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल देख लेते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल भी बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पे कोई आर्बिट्रेरी वॉल्यूम है तो एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम कर लेते हैं dv। यहाँ पे कोई वेक्टर फंक्शन है a, अब इसका वॉल्यूम इंटीग्रल डिफाइन करना होगा तो वॉल्यूम इंटीग्रल इक्वल टू दिस। वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए हम लोग 3 इंटीग्रल यूज करते हैं क्योंकि dv में 3 डायमेंशन dx इंटू dy इंटू dz का मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व होता है। तो एक इंटीग्रेशन dx के लिए, एक dy के लिए, एक dz के लिए, ठीक। ये लैंग्वेज है, आप लोग देख लीजिएगा। लेट a वेक्टर इज ए वेक्टर फंक्शन, v इज आर्बिट्रेरी वॉल्यूम एंड dv इज एनी वॉल्यूम एलिमेंट, देन द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ a ओवर वॉल्यूम v इज डिफाइंड एज दिस। अगर a कोई वेक्टर है दिस और ये dv dx इंटू dy इंटू dz है तो इसका वॉल्यूम इंटीग्रल ऐसे डिफाइंड होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो लाइन एलिमेंट होता है dl वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, सरफेस एलिमेंट जो होता है ds वो भी वेक्टर होता है, लेकिन कोई वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे तो वो वेक्टर नहीं, वो स्केलर होता है। ये चीज एक स्पेशल चीज ये याद रखिएगा। यही मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ कि एलिमेंट्री लाइन dl and elementary surface area ds is a vector quantity while elementary volume dv is a scalar quantity होती है। ये इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वही मान लीजिए यहाँ पे कोई गोला है या कोई भी स्फेयर या कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का कोई एक ज्योमेट्री है 3D में। अब मान लीजिए इसमें कोई चार्ज इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी आयतन आवेश घनत्व रो हो जाएगा। अब मान लेते हैं इसका वॉल्यूम है v, अब ये मान लेते हैं छोटा सा ये वॉल्यूम इसके अंदर कट किया गया है dv, तो हमें इस स्फीयर पे पूरा चार्ज निकालना है q। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इसका वॉल्यूम के साथ हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। देखिए टेक्निकली इस इक्वेशन का मतलब हुआ ना कि पहले हम एक छोटा सा नॉन ज्योमेट्री का एक हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट dv ले लेते हैं। नॉन ज्योमेट्री मतलब जिसका हमें ज्योमेट्री पता हो, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक घन लिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो dv एक छोटा सा आयतन घन है इस पे कितना चार्ज है वो निकाल लेंगे। उसके लिए हम क्या कर लेंगे, सीधे रो इंटू dv निकाल लेंगे। ये क्या बताएगा, ये केवल इतने पार्ट में कितना चार्ज है वो बताएगा, लेकिन हमें तो पूरे इस आयतन में चार्ज चाहिए। तो पूरे आयतन के लिए हम लोग पूरे आयतन के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यही हो जाएगा टोटल चार्ज इस पूरे वॉल्यूम v के लिए। समझ में आया, यही टेक्निक होता है निकालने के लिए। डायरेक्ट हम लोग नहीं निकालते हैं क्योंकि ज्योमेट्री अननोन होता है। जब तक कोई नोन ज्योमेट्री नहीं होगा तब तक हम लोग उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक। लास्ट में जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसी में बता देना चाहता हूँ, छोटा सा टॉपिक है, आप लोग याद रखिएगा। रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड कर्ल। कर्ल मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। आप लोग चले जाइएगा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 2 नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आपको पता है कि मैं जितना भी ये बना रहा हूँ बीएससी का नोट सब यूनिट वाइज है, हर यूनिट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसलिए वहां पे आपको बहुत ज्यादा प्लेलिस्ट दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन यूनिट वाइज है तो आप इसको खोज लीजिएगा। चूंकि हम लोग अभी यूनिट 2 पढ़ रहे हैं तो ये सारे वीडियोस यूनिट 2 के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। हाँ, ये आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे, रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड कर्ल। किसी भी वेक्टर फंक्शन के कर्ल और उसके लाइन इंटीग्रल में एक रिलेशन होता है।
इसको कभी कभी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल भी बोलते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद में जब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टॉक कर्ल थ्योरम पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये फॉर्मूला डायरेक्ट मैं यूज करूंगा उसके प्रूफ में। इसीलिए आप लोग याद रखिए, किसी भी वेक्टर ए, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, अब उस वेक्टर का जो कर्ल होता है वो उसके लाइन इंटीग्रल से इस फॉर्मूले से रिलेटेड होता है, यानी कर्ल ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 बाई ds लाइन इंटीग्रल ऑफ ए डॉट dl। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं? इफ a इज एनी वेक्टर फंक्शन एंड डेल्टा s इज एलिमेंट्री एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व लेंथ dl। माने कोई वेक्टर है a, मान लीजिए यहाँ स्पेस में है, कोई एक छोटा सा ये आर्बिट्रेरी सरफेस कट किया गया है और ये सरफेस किसी न किसी कर्व से घिरा होगा, तो उस कर्व का लंबाई है dl, और ये जो सरफेस जितना ये घिरा हुआ है रेड से वो है ds, और यहाँ पे ये जो वेक्टर फंक्शन है वो है a वेक्टर। तो इस a वेक्टर का जब आप कर्ल निकालेंगे तो वो उसी वेक्टर के लाइन इंटीग्रल के साथ इस प्रकार से रिलेट होगा। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।